हेलो एवरीवन, आप सबके सामने वापस हाजिर हूँ डेमोग्राफिक के रिमेनिंग पोर्शन को लेके। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द पॉपुलेशन पिरामिड एंड व्हाट इज़ द सर्वे एंड व्हाट इज़ द टेक्निक वी आर यूजिंग फॉर द डाटा कलेक्शन फॉर डेमोग्राफी। इसके अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बच्चे बात कर रहे हैं उन तरीक़ों की जिनकी तरीके से मैं डाटा इकट्ठा करता हूँ डेमोग्राफिक स्टडी के लिए। और डेमोग्राफ स्टडी के लिए जो भी मेथड आप यूज में लेते हो वो सारे सर्वे मेथड होते हैं। तो याद रखना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि डेटा कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कौन सा है, आंसर है बच्चे सर्वे। अब सर्वे किस तरीके से किया जाएगा, ये सर्वे की बच्चे क्या हुए टेक्निक। तो सर्वे टेक्निक कौन कौन सी हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर द पर्पज ऑफ डेमोग्राफी। सबसे पहला जो है वो है CRS। कौन सा बच्चे, CRS, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। CRS का मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जो CRS के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात याद रखना, इट इज टोटली सेंटर गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये टोटली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के होती है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। तो सबसे पहले याद रखना ये किसके बारे में है, बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके सिस्टम को हम CRS कहते हैं। याद रखना बच्चे, किस किस का, बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम किस किस का बच्चे, बर्थ और डेथ का, इसी को हम क्या कहते हैं, CRS कहते हैं। और मैंने बताया था इसमें पूरी अथॉरिटी किसकी होती है, सेंट्रल की होती है। तो याद रखना दैट इज द सेंट्रल अथॉरिटी सिस्टम। ये टोटल अथॉरिटी सेंटर की होती है। क्लियर है बच्चे। अब बात करते हैं ये किसके अंडर कंट्रोल में है। अगर ये सेंट्रल की है तो दैट इज अंडर कंट्रोल्ड ऑफ किसके बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर में आता है कौन से बच्चे, CRS, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसे नहीं पता वो याद रखना कि ये एक्ट कब आया था, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था, आंसर है 1969 के अंदर। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया था, आंसर है 1969 के अंदर। किसके अंदर आया था, 1969 के अंदर। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से, एक तो बर्थ कब होनी चाहिए, बर्थ का रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए, डेथ का रजिस्ट्रेशन कब होना चाहिए। पहले ये अलग अलग थे, कोई 14 और 21 करके थे। अभी जो इसमें करंट मैं आपको बता रहा हूँ, करंट ये चाहे बर्थ हो चाहे डेथ हो, बर्थ हो चाहे डेथ हो, रजिस्ट्रेशन विद इन 21 डेज हो जाना चाहिए, ये याद रखना। तो दैट इज बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन शुड बी डन विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कौन सा बच्चे, डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपने लेट किया, सपोज आप भूल गए, 21 दिन निकल गए पर अभी महीना पूरा नहीं हुआ, यानी 30 दिन से पहले है, अगर आप कि जो रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा लेट हो गया, डिलेड कैसे हुआ बच्चे, वो मैं डिलेड बता रहा हूँ, कितना हुआ कि 21 दिन से तो ज़्यादा हो गए, मोर देन 21 डेज बट विद इन 30 डेज, पर अभी तक 30 दिन ही हुए हैं, तो आपको इसे डिले तो माना जाएगा, पर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको सिर्फ क्या पे करनी पड़ेगी, लेट फी पे आपको देनी पड़ेगी, और वो 50 रुपये के आसपास होती है। तो आप लेट फी देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा देर नहीं हुई है। पर अगर आपका जो डिले है, अगर आपका डिले है मोर देन 30 डेज, यानी 30 दिन से ज़्यादा हो गया, अब आपने कहा कब तक है, टिल 1 ईयर, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि 30 दिन से ऊपर है। और 1 साल से पहले पहले अगर आप क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा, एक तो लेट फी देनी पड़ेगी और एक आपको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रार से। तो टेकन रिटर्न परमिशन बाय रजिस्ट्रार, जो सेंसस रजिस्ट्रार होता है या जो वहाँ रजिस्ट्रार है, उससे आपको क्या लेनी पड़ेगी बच्चे, परमिशन लेनी पड़ेगी। 30 दिन से ज़्यादा हो चुके और 1 साल से कम हुआ है।
अगर ये 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर, अगर 1 साल से भी ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, लेट फीस तो लगेगी लगेगी, वो तो काम है। प्लस प्लस आपको मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर लाने पड़ेंगे एंट्री कराने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि लेट है तो ठीक है, पर कितना लेट है इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आई होप आपको CRS समझ में आ गया को। आफ्टर CRS द सेकंड वन वी आर डिस्कसिंग इज SRS। SRS होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS क्या होता है बच्चे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर बच्चे क्या होगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इन दैट कंडीशन इनिशिएट, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिस्टम स्टार्ट कब हुआ। ये सिस्टम की जो पायलट स्टडी थी, यानी पायलट से समझते हो ना, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए जो पहले करते हैं उसे कहते हैं पायलट स्टडी, सिंपल भाषा में डेमो कहते हैं। तो डेमो लेके देखा था कब, इसका डेमो लेके देखा था 1964 से 1965 में। तो इसकी पायलट स्टडी कब हुई है, 1964 से 1965 में। और इसका जो मेन फुल स्केल पर इसका यूज कब किया गया है, 1969 टू 1970, 1969 से 70 में इसका फुल यूज किया गया। और इसकी पायलट स्टडी की गई 1964 से 1965 में। तो याद रखना, अगर पूछे आपसे कि इसे इनिशिएट कब किया गया, तो इनिशिएटेड, अब आपसे पूछा जाए पायलट स्टडी के तौर पर कब इसे इनिशिएट किया गया, किसको, SRS को, तो इसकी पायलट स्टडी स्टार्ट की गई 1964 से 1965 में। और फुल स्केल स्टडी आपने से की, पायलट स्टडी के लिए फुल स्केल आपने से यूज किया, पूरे बड़े पैमाने पर यूज किया आपने से कब, 1969 टू 1970। ये दोनों कंफ्यूजन मत होना, याद रखना, ठीक है बच्चे। अब इसमें का आप इसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन है, पहले वाले के अंदर तो पूरा कंट्रीब्यूशन सेंटर का था, इसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूशन किसका, इसके अंदर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होता है और सेंटर का भी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। इट इज गवर्नड बाय बोथ, ये दोनों के द्वारा गवर्नड होता है। इट इज गवर्नड बाय बोथ, दोनों से होता है। आपने कहा किस किस से, एक है बच्चे सेंट्रल से और दूसरा है स्टेट से, इसमें दोनों की भागीदारी होती है। क्लियर बच्चे। अब आप बात करें कि SRS का जो सिस्टम है वो कैसा होता है। SRS का सिस्टम ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम होता है, यानी दो तरह के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, एक को कहते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे। दोनों चीजें याद रखना, एक होता है फील्ड इन्वेस्टिगेशन और एक होता है इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे। तो दो तरीके से क्या करते हैं हम बच्चे, ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम रखते हैं। तो SRS के अंदर हमने क्या रखा, ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम हमने रखा, ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम। अब ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम में एक मैंने क्या बताया, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, क्या बताया बच्चे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा मैंने बताया इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे, इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे। तो दो तरह के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे किया जाता है, ये एवरी 6 मंथ में किया जाता है, हर 6 महीने में आप इसका सर्वे करते हो, किसका, ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम का। कौन से वाले पार्ट का, इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे हर 6 महीने में किया जाता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सर फील्ड इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू प्रोसेस होता है, कंटिन्यूएशन इनोमरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, लगातार जो गिन रहे हो वो तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन। हर 6 महीने में जो कर रहे हो वो है बच्चे इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव सर्वे। अगर 6 महीने के बाद कर रहे हो आप, ये 6 महीने बाद ये देखोगे कितने मरे और कितने पैदा हुए, तो 6 महीने बाद देख रहे हो तो मुझे पहले जाके देखना पड़ेगा, यानी मुझे 6 महीने पुराना डाटा चाहिए। अगर मैं 6 महीने बाद देखूं कितने जिए और कितने मर गए, कितने पैदा हुए कितने मरे, तो मुझे पीछे जाकर देखना पड़ेगा ना कि कितने पैदा हुए और कितने मरे इस 6 महीने के गैप में। क्योंकि मैं पीछे जाकर देख रहा हूं तो ये रिट्रोस्पेक्टिव हो गया, आगे जाकर देखता तो प्रोस्पेक्टिव होता। तो क्योंकि मैं 6 महीने बाद देख रहा हूं कितने मरे और कितने पैदा हुए, तो कौन सा सर्वे कहलाएगा, दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे। क्या कहलाएगा, रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे, जो हर 6 महीने में किया जाता है। और फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये तो लगातार होता रहता है। कंटिन्यूअस इन्यूमरेशन यानी गिनना, इन्यूमरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये लगातार चलता रहता है। कौन सा,
फील्ड इन्वेस्टिगेशन, याद रखिएगा जो जो मैं आपको बताइए। अब ये क्यों जरूरी है, ये जो SRS सिस्टम है ये किस लिए जरूरी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द IMR बताने के लिए, MMR नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड है कर्ड नहीं है, ठीक है। चलो, तो इन दैट कंडीशन ये किस किस में हेल्पफुल होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, इट इज इंपॉर्टेंट, कौन बच्चे, SRS, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, डैश करके। सबसे पहले हम बात करते हैं IMR के लिए जरूरी है, MMR के लिए जरूरी है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के लिए जरूरी है, क्रूड डेथ रेट के लिए और क्रूड बर्थ रेट, इनके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा, SRS। आई होप आपको दो सर्वे मेथड समझ में आ गए होंगे। अगला हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पे और जिसका नाम है बच्चे NFHS। NFHS क्या है इसका फुल फॉर्म, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आप देख रहे हो ये कौन सा होता है बच्चे, सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मत भूलना, ये एवरी 5 ईयर में किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, इसे हर 5 साल में करते हैं। और ये किसके बारे में जानकारी देता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। तो ये गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, ये किसके बारे में आपको जानकारी देगा, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मोर्टेलिटी बेटा और मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इनके बारे में देता है जानकारी कौन, आंसर है बच्चे NFHS। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। आफ्टर NFHS बात करते हैं कि ये किस किस का सोर्स है, तो ये क्या है, इट इज द सोर्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एंड लिटरेसी रेट। ये किस किस का सोर्स है बच्चे, सोर्स ऑफ, ये सोर्स है बच्चे किसका, सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड किसके बारे में रेट है, लिटरेसी रेट के बारे में, किसके बारे में बताता है बच्चे, लिटरेसी रेट के बारे में बताता है। तो लिटरेसी रेट और सोशियो इकोनॉमिक का सोर्स होता है कौन सा, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये बताता है सोशियो इकोनॉमिक और लिटरेसी रेट के बारे में। और इसे कब करते हैं, हर 5 साल में करते हैं। तो इसका जो पहला राउंड है, फर्स्ट राउंड कब लिया, कब हुआ था इसका, किसका बच्चे, NFHS का फर्स्ट राउंड कब हुआ था, 1992 1993 में इसका पहला राउंड हुआ था। इसका जो सेकंड हुआ है बच्चे 1998 से लेके 1999 में इसका सेकंड राउंड हुआ है। इसका जो थर्ड राउंड हुआ है वो 2005 से लेके 2006 में हुआ है। इसका जो फोर्थ राउंड हुआ है वो 2015 से 2016 में, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि 5 साल में होता है पर वो नहीं हुआ, क्लियर बच्चे। इसका जो 5वां राउंड है वो कब हुआ, 2019 से लेके 2020 में। बात समझ में आ रही है बच्चे। तो अब तक इसके टोटल 5 राउंड हो चुके हैं जो आपके सामने मैंने बनाए हुए हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी बच्चे। तो कौन सा है, NFHS के बारे में बात कर रहे थे हम, क्लियर। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो पढ़ने जा रहे हो वो है पॉपुलेशन पिरामिड। देखो ये इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफी के अंदर। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है पर इतना भी नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं है। एक्चुअली सर इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं एज सेक्स पिरामिड। क्या कहते हैं इसको, एज सेक्स पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख लेना दोनों में से आपको जो मिल जाए वही सही है। इसे पॉपुलेशन पिरामिड भी कहते हैं और एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं, क्लियर। बात है कि इसके अंदर आप क्या देखते हो इसके अंदर, और ये पिरामिड हमें क्या बताता है, ये पिरामिड हमें बताता है कि पॉपुलेशन में चेंज जो हो रहा है वो चेंज समय के साथ कैसा हो रहा है। पॉपुलेशन में जो चेंज है समय के साथ वो कैसे हुआ, मतलब बर्थ रेट में क्या चेंज आया, डेथ रेट में क्या चेंज आया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या चेंज आया, इन सब के बारे में बताता है बच्चे कौन सा, पॉपुलेशन पिरामिड। तो दिस पिरामिड टेल्स अबाउट द चेंजेस इन पॉपुलेशन विद टाइम, हाँ या ना बच्चे। तो ये क्या देता है, गिव information for change in population with time, चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम सच एज, जैसे जैसे क्या बचा है बच्चे, बर्थ रेट के बारे में बताता है क्या चेंजेज आया है, डेथ रेट के बारे में बताता है क्या चेंज आया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताता है
कि कौन सी समाज की, कौन सी पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चे। तो याद रखना कि पॉपुलेशन पिरामिड हमें क्या क्या बताता है, हमें पॉपुलेशन में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। वो चेंज चाहे तो बर्थ रेट में हो, चाहे वो डेथ रेट में हो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हो। समझ आ रहा है बच्चे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो पिरामिड है उस पिरामिड को हम डिवाइड कर देते हैं। अब पिरामिड को आपने डिवाइड कैसे किया, हमने एज और जेंडर के बेस पे डिवाइड किया। सो इट डिवाइड इन द डिफरेंट एज ग्रुप विच इन द फर्दर डिवाइड इन द बेसिस ऑफ जेंडर। पहले हम एज के हिसाब से डिवाइड करते हैं, फिर उसको हम जेंडर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। दोबारा ध्यान सुनना, ये किसके बेस पे डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है एज के बेस पर, और ये डिवाइड होता है जेंडर यानी सेक्स के बेस पर। इसलिए इसका नाम है एज सेक्स पिरामिड। यानी दो चीजों के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है, एक तो एज है और एक सेक्स या जेंडर है। क्लियर बच्चे। अब बात करते हैं कि सर एज का मतलब ये किसे बच्चा मानेगा। तो इसके हिसाब से बच्चा कौन होता है बच्चे, तो 0 से लेके 14 साल तक के व्यक्ति को ये बच्चा मानता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी तो आपको समझ में आएगा किस पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं। पहले ये तो बताओ कि बच्चा होता कौन है। इसके अकॉर्डिंग बच्चा वो है जिसकी उम्र 0 से लेकर 14 साल के बीच में, ठीक है। इसके अंदर से रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाएं कौन सी हैं, तो वो जिनका 15 से लेके रिप्रोडक्टिव एज के बारे में पूछे तो याद रखना, रिप्रोडक्टिव एज के बारे में अगर पूछ रहा है तो वो आंसर है बच्चे 15 से 49 साल। 15 टू 49 ईयर्स इज द रिप्रोडक्टिव एज। इन चीज़ों के आप ध्यान रखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब आप मैंने कहा जेंडर के बेस पे डिवाइड करता है, राइट, और पेशेंट के और उसके एज के बेस पे डिपेंड करता है। अब आप जेंडर की बात करें तो बच्चे आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जेंडर दो ही होते हैं, मेनली ट्रांसजेंडर भी होते हैं, पर वो पढ़ नहीं रहे तो छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं उनको ही बता देते हैं। तो मैं तो कोई ट्रांसजेंडर नहीं है ना, तो तुम्हें क्या करना, ट्रांसजेंडर तो दो ही हैं, एक तो है मेल और एक है फीमेल। याद रखिएगा जो मैंने आपको बोला, मेल और फीमेल। तो बच्चे फीमेल हमेशा राइट साइड पे रखना है, हरियाणी, और मेल तो कहाँ आ जाएगा फिर लेफ्ट पर। भूल जाओ तो याद रखना फीमेल इज ऑलवेज राइट। फीमेल से पंगा मत लेना, दीवार से सर पटकने जैसा है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हें आर्गूमेंट हारना ही है, चाहे तुम्हारे पास कितने भी तीर कमान बैठे हो, क्योंकि वो उसके पास एक बहुत ब्रह्मास्त्र है, और वो जब चलेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो है आंसू। जब आंसू चलेंगे तो तुम्हारे सारे लॉजिक साइड में है, तुम्हारी सारी बातें एक तरफ हैं, और भाई मैडम के आंसू एक तरफ है, फिर एक सारी दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, सॉरी आप ही को बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ब्रह्मास्त्र जो चल चुका है। तो फीमेल इज ऑलवेज राइट, याद रखना फीमेल राइट साइड में रखनी है, और मेल जो रख रहे हैं वो लेफ्ट साइड में रखने हैं। आपने कहा चलो ये भी याद रहेगा। सर आप इसमें क्या बनाते हो, मैंने कहा पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड जो बना रहे हो उसमें बार आएंगे, क्या क्या आएंगे, डायग्राम आता है। मैंने कहा कौन सा डायग्राम आता है, बार डायग्राम आता है, पाई डायग्राम आता है, हिस्टोग्राम आता है। यही तो आंसर है बच्चे, इसी के तो मार्क्स हैं। क्या है वो, है डबल हिस्टोग्राम। याद रखना एज पिरामिड जो है वो, पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो कौन से टाइप का ग्राफ होता है, वो होता है डबल हिस्टोग्राम। और डबल हिस्टोग्राम होता है, यानी हिस्टोग्राफ होता है कौन, दैट इज द पॉपुलेशन पिरामिड। डबल हिस्टोग्राम होता है, कैसे मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है बच्चे। आगे आपको अच्छे से पता है कि दो एक्सेस होते हैं, एक ये एक्सेस और ये एक एक्सेस है, हाँ या ना। अगर ये एक्सेस तो ये क्या हो गया, वाई। अरे हाँ बच्चे, तो इधर आप क्या मानोगे, इसके इधर एक्सेस पे आप क्या मानोगे बच्चे, इधर एक्सेस पे आपको माननी है पॉपुलेशन। क्या माननी है, पॉपुलेशन। तो इधर तो हो गई पॉपुलेशन कितनी है, तो इधर क्या माननी है, इधर माननी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या माननी है बच्चे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये एक तरफ तो एज है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस में होगी, एज में, और इधर क्या है, पॉपुलेशन। तो वाई एक्सिस पे क्या हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एज हो जाती है, और एक्स पे क्या हो जाता है, पॉपुलेशन हो जाती है। तो एक सिंपल सा फंडा है कि कोई कोई भी पॉपुलेशन पिरामिड जितना ऊंचा होगा, इसका मतलब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि हाइट ऑफ पिरामिड का मतलब क्या है बच्चे, अभी मैंने बताया ना, हाइट ऑफ पिरामिड का मतलब क्या है, हाइट ऑफ पिरामिड, पिरामिड जितना ऊंचा होगा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने कहा कैसे, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा है जितना कि हाइट है। अब हाइट ज़्यादा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, और हाइट कम है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। तो सिंपल सा मतलब है बच्चे कि अगर हाइट किसी भी पिरामिड की कम है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, और किसी भी पिरामिड की अगर हाइट ज़्यादा है तो फिर तो समझने वाली बात है कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइट क्या बताती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है। आई होप आपको ये जितना समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, एज और जेंडर के हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड करना होता है। ये देखना होता है कौन सी एज के कौन से जेंडर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है।
और हम इसमें एक्सेस बनाते हैं, एक एक्स होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स पे हम लेते हैं पॉपुलेशन, वाई पे लेते हैं एज। एज का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। अगर किसी की हाइट पूछे कि प्राइमेड की हाइट क्या बताता है, तो प्राइमेड की हाइट इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाइट ज़्यादा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, हाइट कम है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। बहुत सिंपल सा फंडा है किसी भी पॉपुलेशन को देखने के लिए। चलिए बच्चे, अगर इसकी मैं टाइप की बात करूं, किसकी, पॉपुलेशन पिरामिड की, अगर टाइप्स की बात करूं तो बेटा ये 3 टाइप्स के होते हैं। आपने कहा पहला टाइप बताइए। पहला टाइप है बच्चे एक्सपेंसिव टाइप। एक्सपेंसिव मतलब महंगा नहीं, एक्सपांसिव है, एक्सपांसिव टाइप, एक्सपांसिव टाइम या एक्सपांसिव पिरामिड। ठीक है बच्चे। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है स्टेशनरी पिरामिड, स्टेशनरी टाइप का पिरामिड। अरे हाँ या ना। और तीसरा जो है बच्चे वो कौन सा है, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव टाइप। तो इसके 3 पिरामिड हो गए, एक्सपांसिव पिरामिड, स्टेशनरी पिरामिड और कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल। नाउ वी आर डिस्कसिंग नंबर फर्स्ट, एंड द नेम इज द एक्सपांसिव पिरामिड। एक्सपांसिव पिरामिड। चलो, एक्सपांसिव पिरामिड क्या होता है इसके बारे में देख। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर होता क्या है। ये वो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का वो पिरामिड है जिस पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव यानी 15 साल से छोटे, प्री रिप्रोडक्टिव यानी 0 से लेकर 14 साल, यानी बच्चों की संख्या ज्यादा है, और द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज हाई। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज हाई। इसके अंदर यानी जन्म से लेके 49 साल तक के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि ओल्ड एज यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कम होती है। यानी 50 साल के बाद के लोगों की पॉपुलेशन कम है और 50 साल से पहले वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की पॉपुलेशन कम होती है। किस वाले पिरामिड के अंदर, एक्सपांसिव पिरामिड के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि रिप्रोडक्टिव एज वाले की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब इस पॉपुलेशन की फर्टिलिटी ज्यादा है। और मैं कहूं कि इसके बुढ़े के अंदर कम है, तो इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। समझ में आ रहा है ना बच्चे। तो आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग इसमें ज़्यादा हैं, तो आप ये मान लोगे कि इसके अंदर फर्टिलिटी ज़्यादा है। पर क्योंकि इसके अंदर बुढ़े लोग कम हैं, उतने बुढ़े पहुंच ही नहीं पाते, लोग उस एज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फर्टिलिटी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। अगर मैं कहूँ कि सपोज करो कि आप इसे ऐसे बना रहे थे ना, तो यहाँ तो क्या है पॉपुलेशन और यहाँ क्या है एज। तो एज यहाँ से है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, और यहाँ 60 साल है। तो सबसे ज़्यादा तो वो होंगे जो कि नीचे की तरफ हैं। यानी ये पॉपुलेशन को दिखा रहा है ना, तो ये पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो चौड़ी आएगी ये वाली पट्टी, तो नीचे तो क्या आएगा, चौड़ा आएगा। और ऊपर उम्र बढ़ती जा रही है, तो ऊपर से पिरामिड सकरा होता जा रहा है। तो ऊपर पिरामिड कैसा हो रहा है, सकरा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई बच्चे के कम है इनकी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है पर रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा हैं, तो इसका पॉपुलेशन का जो शेप है, वो पॉपुलेशन का शेप कैसा बनेगा, तुम बताओ। इस पिरामिड का शेप कैसा बन रहा है, इस पिरामिड का शेप बन रहा है बच्चे ट्राइंगल शेप। कैसा बनेगा, ट्राइंगल शेप बनेगा, याद रखना। तो कोई पूछे आपसे ये पिरामिड कौन सी शेप का होता है, तो दैट इज द ट्राइंगल शेप का होता है। क्लियर बच्चे। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर ये पिरामिड पाया किसके अंदर जाता है, ये किन देशों में पाया जाता है, उन देशों में पाया जाता है जहां पर के बुढ़े कम हैं और बच्चे और जवान ज्यादा हैं। ये डेवलपिंग कंट्री होती है, जैसे कि इंडिया है, नाइजीरिया है, ये वहां ज्यादा पाया जाता है। अब आपने कहा एक बार दिखा दो तो थोड़ा सा बेफिक्र हो जाए। मैंने कहा ये है आपके सामने एक्सपांसिव। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इधर तो मैंने क्या लिखी है, एज मैंने आपको पहले बता चुका हूं, एक्स पे मैंने क्या लिया ए, और ये मैंने भाई इधर क्या लिया बच्चे, मैंने लिया पॉपुलेशन। क्या लिए बच्चे मैंने, पॉपुलेशन। तो इधर मैंने पॉपुलेशन, उधर मैंने लिए एज। अब आप ध्यान से देखो कि 0 से 4 साल के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी एक तरफ फीमेल लिए और एक तरफ मेल लिए। एक तरफ का मतलब मैं पहले कह चुका था कि फीमेल हमेशा कौन से साइड में लेना है, राइट साइड में लेना है, और मेल हमेशा कौन साइड में लेना है, लेफ्ट में लेना है। तो आपने कहा कि 0 से 4 साल के मेल भी और 0 से 4 साल की फीमेल भी, दोनों ही सबसे ज्यादा होते हैं। इनसे थोड़े से कम होते हैं 5 से 9 साल के दोनों तरफ, फिर थोड़े और कम होते हैं 15 से 19 साल के पॉपुलेशन।
इससे थोड़ी और कम होती है 20 से 24 साल की, और कम 25। देखा ऊपर जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और पॉपुलेशन कम होती जा रही है तो मुझे ऊपर जो टॉप पे दिख रहा है वो सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? 80 साल से ज्यादा लोगों की सबसे कम पॉपुलेशन है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वो किसकी है? जन्म से लेकर 4 साल तक के बच्चों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। एक तरफ मैंने फीमेल लिख दी और एक तरफ मैंने क्या ले लिया? मेल। अब आप इस डायग्राम को देखकर मुझे बता दो कि इसकी शेप कैसी आई है। अब तो आपको दिख रहा होगा इसकी शेप बच्चे कैसी है। इसकी शेप आई है ट्राइंगल शेप। कैसी शेप है इसकी? ट्राइंगल शेप। क्या इतना आपको समझ आया एक्सपांसिव के बारे में? तो एक्सपांसिव क्या है? ये वो है जिनके अंदर बच्चे क्या होता है, ये वाली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। याद रखना इस बात को, ये वाली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होती है। और इसमें कौन से आते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव इसी के अंदर आता है, और रिप्रोडक्टिव भी इसी के अंदर आता है। क्लियर है? और सबसे कम होती है, यानी कि ओल्ड एज यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाली पॉपुलेशन कम होती है, तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है। क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले पॉपुलेशन कम है तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, क्योंकि पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा हैं तो इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है। अब मैं इसको लिख देता हूँ, जो जो मैंने पॉइंट इसमें बोले हैं। मैंने बोला किस किस की पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन दो ग्रुप की ज़्यादा है, एक है प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और रिप्रोडक्टिव ग्रुप इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इन दोनों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है इस प्रकार के पिरामिड में। अरे हाँ या ना बच्चे? अगर मैं कहूँ कि किसकी पॉपुलेशन कम है तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव की पॉपुलेशन कम होती है। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब बताइए कि अगर ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर आप ये समझ लो कि बच्चे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की पॉपुलेशन कम है तो अब मान लीजिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस पॉपुलेशन की कम होती है, और फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। कौन से वाली पॉपुलेशन की? जो कैसा पिरामिड बनाते हैं? एक्सपांसिव पिरामिड बनाते हैं। क्लियर है? इनकी शेप, इस पिरामिड का जो शेप है वो शेप कैसा होता है? वो शेप होता है ट्राइंगल शेप। हाँ या ना बच्चे? तो ट्राइंगल शेप पाया जाता है, याद रखना। तो ट्राइंगल शेप किस में पाया जाता है? एक्सपेंसिव के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? और ये कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा होते हैं पिरामिड। ऐसे पिरामिड कौन से कंट्रीज़ के पॉपुलेशन दिखाती है? डेवलपिंग कंट्री की पॉपुलेशन यही पिरामिड दिखाती है। आपने का एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल हमारा देश भारत महान, एक तो इंडिया और नाइजीरिया, और भी बहुत सारे मैंने कॉमन लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और नाइजीरिया कौन सा पॉपुलेशन दिखाता है? पिरामिड दिखाता है, एक्सपांसिव पिरामिड दिखाता है। क्लियर है? एक्सपांसिव पिरामिड कैसा होता है आपको समझ में आ गई? ट्रायंगल शेप होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर का पिरामिड है स्टेशनरी पिरामिड। कौन सा है? स्टेशनरी पिरामिड। अब बात करते हैं सर स्टेशनरी पिरामिड आपको कैसा देखने को मिलेगा। स्टेशनरी पिरामिड याद रखना बच्चे, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं ईच ग्रुप। इस वाली पॉपुलेशन के अंदर बच्चे भी लगभग बराबर हैं, रिप्रोडक्टिव एज भी बराबर है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज भी लगभग बराबर के होते हैं। तो इसमें हर ग्रुप की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर होती है। और ऑलमोस्ट बराबर होने का मतलब सिंपल सा है कि बच्चे जितनी डेथ रेट है उतनी ही बर्थ रेट है। ऑलमोस्ट डेथ रेट और बर्थ रेट बराबर होती है, तभी तो इसका नाम क्या आएगा? स्टेशनरी आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर बच्चे क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है पॉपुलेशन हर ग्रुप के अंदर, और इसकी डेथ रेट और इसकी बर्थ रेट लगभग बराबर होती है। इसलिए इसकी जो शेप होती है बच्चे वो बेल शेप होती है। जो घंटी देखी है ना, घंटी समझे तो घंटा समझ लो, बात तो एक ही है। घंटी शेप की होती है जो मंदिर में टंगी होती है, तो बेल शेप की होती है। कौन? द पिरामिड का शेप कैसा होगा? बेल। इससे पहले वाले का कैसा था? दैट इज फॉर द ट्राइंगल। अब सर ये बेल शेप का पिरामिड कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है? डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। एग्जांपल बता दीजिए। मैंने कहा यूएसए। क्या आपको समझ में आया बच्चे? दोबारा सुन लेना। इसके अंदर मैंने आपसे कहा, इसके अंदर हर एज ग्रुप की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है। सो ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन ऑफ ईच एज ग्रुप
एज ग्रुप, हर एज ग्रुप की ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होती है, चाहे वो प्री रिप्रोडक्टिव हो, चाहे रिप्रोडक्टिव हो, चाहे पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो। तो आप सिंपल सा मतलब है प्री रिप्रोडक्टिव की इक्वल टू रिप्रोडक्टिव की इक्वल टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव की पॉपुलेशन क्या होती है, इक्वल होती है। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन सब की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है, मतलब मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो डेथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है बर्थ रेट के। याद रखिएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेम होगा, पर ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कैसे, ऑलमोस्ट का मतलब ये रहा। तो लगभग लगभग सेम होता है। आपने कहा कैसा शेप होता है इस पिरामिड का, तो ये पिरामिड हमेशा बेल शेप्ड में बनता है। और ये कहाँ पाया जाता है, कौन सी देश की पॉपुलेशन ये वाला पिरामिड दिखाती है, तो डेवलप्ड कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो यही पिरामिड बनाती है। एग्जाम्पल कोई पूछे तो यूएसए बता देना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने कहा एक बार इसको भी दिखा देते, लगे क्यों नहीं दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। आपने कहा सबसे पहले ये बेल शेप है, मैंने कहा हाँ है, तो ये बेल शेप। एक बात बता भाई, इसमें तो लगभग सबकी ऑलमोस्ट सबकी एज के पॉपुलेशन एक मॉल्स ज़्यादा, एक लगभग लगभग बराबर है। आपने कहा देखो कि मैं अगर आपसे कहूँ कि इस वाले इस वाले की पॉपुलेशन ये भी बराबर है, ये भी ऑलमोस्ट बराबर है ये पॉपुलेशन, तो आप इस शेप को देखिए, शेप कैसा बन रहा है, वैसा ही बन रहा है जैसे घंटा बनता है। अरे घंटी मान लो, जैसे मंदिर का घंटा या घंटी होती है, ये वैसा ही है, बस एक ऊपर टांगने की देर है इसको। तो ये बच्चे किस शेप में हो गया, बेल शेप में। इसमें ऑलमोस्ट इक्वल होती है पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट इक्वल होती है पॉपुलेशन, जिस भी चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हर एज ग्रुप की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल होगी। और शेप कैसा होगा, ये होगा बेल शेप, और यूएस यानी डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। इसके बाद नंबर थर्ड पर आ रहा है, वो आता है बच्चे कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड। कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड, कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड, ये क्या होता है बच्चे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। इसके अंदर बर्थ रेट कम होती है, क्योंकि इसके अंदर लो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है। इसका मतलब इसके अंदर वो लोग कम हैं जो फर्टाइल है। यानी इसके अंदर फिर कौन जाता है, इसके अंदर ओल्ड एज पीपल ज़्यादा होते हैं। यानी कि इसके अंदर काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और बच्चे पैदा करने वाले लोग कम हैं। मतलब 50 साल के बाद काम कैसे करते हैं, क्या बात कर रहे हो, वे लोग मरते दम तक काम करते हैं। वो वाला काम बंद हो जाता है जिससे बर्थ रेट बढ़ती है, पर बाकी काम तो चालू रहते हैं ना। नहीं सर, वो भी कहाँ बंद होते हैं, बंद नहीं होते हैं, पर वो बच्चे भी तो पैदा नहीं करते हैं। काम तो जब तक मरेगा तब तक चालू कर सकता है। आजकल तो सुविधाएं इतनी सारी हैं, तनाव ले लो कहीं से, तनाव नहीं आ रहा तो मन में तनाव ले लो, मन में तनाव नहीं ले रहे तो गोली से तनाव ले लो। तनाव तो जिंदगी में आ ही जाता है। तो ये जो तनाव है वो आ ही जाएगा। बात है बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो ये वो हैं जो काम तो बढ़िया कर रहे हैं, यानी समाज के लिए काम तो कर रहे हैं, पैसे कमा के दे रहे हैं समाज को, बट ये बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। ये तो गिफ्ट है, ये तो बहुत बढ़िया पॉपुलेशन है। ऐसा ही सबको चाहिए ना। ये तो बैल की तरह के बच्चे पैदा नहीं कर सकता, खेत में काम बराबर करेगा। बैल क्या, बैल और सांड में फर्क होता है। सांड खेत में काम नहीं करता और बच्चे पैदा कर सकता है, जबकि बैल बच्चे पैदा नहीं कर सकता और खेत में काम भी करता है। तो ये इसमें बैल ज्यादा है, इस वाली पॉपुलेशन में बैल ज्यादा हैं, सांड कम है। तुम समझो मेरी बात को, अलग तरीके से मत समझो। मैं कह रहा हूं कि बैल क्यों ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो लोग ज्यादा हैं जो काम करते हैं और वो लोग कम हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो क्या हमने कहा, इसके अंदर बर्थ रेट क्या होगी बच्चे, इसके अंदर बर्थ रेट क्या होती है, कम। और इसकी क्योंकि बर्थ रेट कम है, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी लो है, लो फर्टिलिटी पाई जाती है। यानी इसके अंदर वो पॉपुलेशन कम है जो बच्चे पैदा कर सकते हो। तो लो फर्टिलिटी रेट कौन सी पॉपुलेशन में होती है, कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन में होती है, ठीक है बच्चे। पर इसमें क्योंकि बुढ़े ज़्यादा हैं तो इसकी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होती है। क्लियर बच्चे, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। आपने कहा सर इसकी मोर्टेलिटी रेट, मैं मोर्टेलिटी रेट अभी थोड़ी मरेंगे ये, अभी तो 50-60 साल के हैं तो जिएंगे 70-72 साल तक, तो इसकी मोर्टेलिटी रेट भी लो होती है। तो लो है इसकी बर्थ रेट और लो ही है इसकी मोर्टेलिटी रेट। तो लो है मोर्टेलिटी रेट। अगर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती तो एक बात बता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती ना। ये तो क्या बात कर रहा है, दिल फटने वाली।
तो लो मोर्टेलिटी रेट होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, लो बर्थ रेट होती है, मतलब मरने वाले लोग भी नहीं है पर पैदा करने वाले लोग भी नहीं है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कैसी है, 50-60 के बीच की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना, 60 से पहले मरेगा वो, आप भी जानते हो, और ना वो बच्चे पैदा करेगा। तो फर्टिलिटी भी कम है और इसकी मोर्टेलिटी भी, इसकी फर्टिलिटी भी कम है, मोर्टेलिटी भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सर इसकी शेप कैसी होगी, सबकी तो बता रहे थे, उनकी पहले की बताई थी आपने ट्राइंगल, दूसरे की आपने बताई है इस दूसरे की शेप होती है बेल शेप, इसकी शेप अर्ण शेप होती है। उर्ण जानते, उर्ण क्या होता है, जैसे वो गमला देखा है अपने, पॉट आते हैं फ्लावर रखने के लिए, ऊपर से यूं चौड़ा होकर नीचे यूं होता है। अरे मैं से बनेगा नहीं, तो मैं से मेरी तरफ मंदे को बड़ा सर बना ही देते, ऐसा होता है यार। अब मैं कैसे समझ, देखो जिसकी राइटिंग इतनी भयानक हो ना वो तो क्या ही कुछ बनाएगा। ऐसा देखा है ना आपने, इसमें अब क्या लगाते हैं, बहुत बढ़िया बन तो गया। अबे कैसे कह रहे तो नहीं बनेगा, अब इसमें फूल लगाने की दे रहे हैं, और फूल लगाने दो मुझे एक मिनट, ये फूल बना रहा हूँ मैं, तो ये इसके अंदर ये फूल लगा देते हैं हम। ऐसा होता है, ऊपर से ऊपर चौड़ा होता है, नीचे सकरा होता है, तभी सकरा नीचे है। मैंने कहा हाँ, तभी इसे क्या कह रहे हो, कंस्ट्रक्टिव कह रहे हो। और तो क्यों, सही पहचाना, क्योंकि नीचे सकरा हो रहा है तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव ही है। तो इसके अंदर कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, सबसे पहले शेप कैसी होती है, अर्न शेप होती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, अर्न शेप का मतलब क्या है, बेस जो है इसका नैरो होगा, इसका जो बेस है वो कैसा होगा, नैरो होगा। ठीक है, ये होता क्या है, इसके अंदर कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर पोस्ट रिप्रोडक्टिव और एल्डरली जो पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। वो कैसी होती है, हाई, एल्डरली पॉपुलेशन हाई होती है। क्या आपको इतना बात समझ में आई बच्चे। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, एल्डरली पॉपुलेशन हाई होती है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि इस वाली पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव कम होंगे। मैंने कहा वो जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो ये भी लिख लो आप, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कैसी होती है, लेस होती है, इनकी पॉपुलेशन लेस होती है। तो हाई किसकी होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव होती है। सर ऐसा कोई देश है जिसमें ऐसा हो, जापान। जापान ऐसा देश है जहां खाने वाले कम और कमाने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए वो देश बहुत तरक्की कर रहा है। उसे गिफ्ट मिला है, उसे गिफ्ट मिला है, इसे कहते हैं डेमोग्राफिक गिफ्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक गिफ्ट। मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन जिनके अंदर खाने वाले कम हों और कमाने वाले ज़्यादा हों। क्योंकि इसकी क्या होती है बच्चे, आज इसकी बर्थ रेट ज़्यादा नहीं है, पहले जिसकी बर्थ रेट ज़्यादा थी वो आज जाकर एडोल्सन हो गए, आज जाकर वो बुढ़े हो रहे हैं। तो जिनकी पहले ही बर्थ रेट ज़्यादा थी, आज बर्थ रेट कम हुई है, तो जो पहले बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे, वो जो बच्चे ज़्यादा पैदा हुए वो आगे जाकर क्या बन गए, एडल्ट बन गए और पैसे ज़्यादा कमाने लग गए। पैसे ज़्यादा कमाने लग गए तो दोस्त देश की वृद्धि होने लगी, देश ग्रोथ करने लगा। पर बच्चे अब पैदा कम होना हो गए, पैदा होना कम हो गए, तो खाने वाले कम हो गए और कमाने वाले ज़्यादा। आप समझो, डेमोग्राफिक गिफ्ट किसे कहते हैं, वो देश की पॉपुलेशन जिसमें पहले बर्थ रेट ज्यादा थी, आज बर्थ रेट कम है। पहले जो ज्यादा थी, वो जो बहुत से बच्चे पैदा हुए वो आज जवान हो चुके हैं, आज वो काम करते हैं, नोट कमा के लाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए डेमोग्राफिक गिफ्ट होता है कि पहले जिसकी बर्थ रेट ज्यादा होती है और आज जिसकी बर्थ रेट कम है, उन्हें आज कमाने वाले ज्यादा और खाने वाले कम मिलेंगे। समझ आए बच्चे, क्या कहते हैं इसे कहते हैं डेमोग्राफिक गिफ्ट। डेमोग्राफिक गिफ्ट क्या होता है बच्चे, डेमोग्राफिक गिफ्ट होता है ड्यू टू हाई बर्थ रेट इन प्रीवियस ईयर्स। पहले ईयर्स में उसकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी, तो इसका मतलब आज के टाइम पर नंबर ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्टिव पर्सन इज हाई। आज के टाइम पे कमाने वाले ज़्यादा हैं और खाने वाले कम हैं। तो मैं हिंदी में लिख दूं, कमाने वाले ज़्यादा, कमाने वाले ज़्यादा हैं, हाँ या ना बच्चे, और खाने वाले कम हैं। और कोई भी मेरा जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इसको हिंदी नहीं आती है, आप इसको किसी से पूछ ज़रूर लेना, क्योंकि हिंदी में लिखना बहुत ज़रूरी था। तो खाने वाले कम हैं, प्रोडक्शन करने वाले ज़्यादा हैं और ईट करने वाले कम हैं। कहते हैं ना बच्चे, ईटो खाना, ईटो खाना, ईटो नहीं होता। तो खाने वाले कम हैं, ठीक है बच्चे। तो खाने वाले क्या हो गए, कम, और कमाने वाले क्या हो गए, ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आए। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो प्रीवियस इसकी बर्थ रेट हाई थी, बर्थ रेट हाई,
प्रीवियस इसकी बर्थ रेट काफ़ी हाई थी, इसीलिए आज इसके पास कमाने वाले ज़्यादा हैं। तो इसके पास इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव इंक्रीज द नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो पैसे पैदा करते हैं, इकोनॉमिक पैदा करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है और खाने वाली संख्या कम है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक गिफ्ट, और जापान को ये गिफ्ट मिला हुआ है। चलिए बच्चे, ठीक है। सर क्यों हम पढ़ रहे हैं एक पॉपुलेशन पिरामिड को? तो पॉपुलेशन पिरामिड का यूज क्या है? यूज ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। तो यूजेज ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड का क्या यूज है उसके बारे में देखने। कई सारे यूजेज हैं, पढ़ने के पीछे हमने क्यों पढ़ रहे हैं, जिनमें पहला यूज है, ये हमको बताता है कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बताता है कौन से एरिया में कौन सी एज के कौन से जेंडर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्लियर बच्चे? तो ये क्या बताता है? टेल्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, composition of population of particular area पर्टिकुलर एरिया में कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है और कौन से जेंडर की ज़्यादा है, इसके बारे में बताएगा। ठीक है बच्चे? ये हमको ये भी बताता है कि जेंडर डिफरेंसेस क्या हैं। टेल्स अबाउट जेंडर डिफरेंसेस, ये बताएगा कौन सी पॉपुलेशन में और कौन से जेंडर की कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बताता है, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बताता है कौन? पॉपुलेशन पिरामिड। और बताइए ये क्या बताता है? टेल अबाउट द मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट, ये बताता है कौन से लोग ज़्यादा हैं, मरने वाले ज़्यादा हैं कि कमाने वाले ज़्यादा हैं कि पैदा करने वाले ज़्यादा हैं। तो टेल्स अबाउट मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट। तो ये किसके बारे में बताता है? ये फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के बारे में बताता है। ठीक है बच्चे? ये बताता है टेल्स अबाउट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसी हो रही है, इसके बारे में बताता है कौन? पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है बच्चे? और ये बताता है कि कौन से नंबर के इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट ग्रुप ज़्यादा है या डिपेंडेंट ग्रुप ज़्यादा है। यानी डिपेंडेंट कौन होते हैं? बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो टेल्स अबाउट नंबर ऑफ डिपेंडेंट ग्रुप, टेल्स अबाउट नंबर ऑफ डिपेंडेंट ग्रुप के नंबर बताता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं या काम करने वाले ज़्यादा हैं। तो इस बारे में हम आपको बताया कि पॉपुलेशन पिरामिड हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है और किससे हमें क्या क्या सहायता मिलती है। तो इसी के साथ एंड हुआ डेमोग्राफी का। So in the demography, I dealt about the 4 videos. Each and every video given the some sufficient amount of data and information which is very necessary for you, especially on NORCET exam point of view. आई होप मेरी क्लास आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से पढ़ते रहिए। माई बेस्ट विजय विद यू। टेक केयर।